वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल गुफ्तगू कर रही हैं अपोजिशन के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाती है। वॉच जरताज गुल। इनकी जो ब्रॉड शीट है ना, इसमें तो जी वो इसमें 21.5 मिलियन डॉलर की जो लाइबिलिटी जो पाकिस्तान ने दी है इस पूरे 2001 से लेकर 2016 तक, उसके अंदर 100 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को आने थे। वो तो एनआरओ की नजर हो गई, जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को रोए ना बैठ के सारे, पार्टी ने कर दिया। उसमें इनका कसूर क्या है? मैं वो तो हम नहीं, इनका कसूर है कि इन्होंने नारो कर लिया पाकिस्तान। इतना पावरफुल जर्नैल इनके जरिए इन्फ्लुएंस हो गया, ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा मुंह भी नहीं है इनका जितना आपने बना दिया है कि वो उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया मुशर्रफ साहब को। इनका खैर देखिए मुंह के ऊपर तो इनके मनी लॉन्ड्रिंग लगी हुई है, मुंह के ऊपर तो इनके किकबैक्स लगे हुए हैं, मुंह के ऊपर तो इनका पनामा केस लगा हुआ है। चले आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप इनके मुंह से बाहर निकले। मैं जरा इनसे सवाल, मुसद्दिक साहब सवाल जी कामरान जरा 2 सवाल और भी शामिल कर जी बताइए। जी 2 सवाल इसमें ये है जी इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये जो अभी ब्रॉडशीट की रिपोर्ट है कि इसमें 7.3 मिलियन डॉलर 2001 में नैब को जो है शहबाज शरीफ ने दिए। ये हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बताएंगे कि इन्होंने कौन सी। दूसरा 160 मिलियन डॉलर का उन्होंने हाईवे के किक्सबैक्स का भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये यानी चले मैं पूछ लूं जरा वक्त की किल्लत है। फिर मुसद्दिक भाई बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ आपके मुंह पे जो है इतनी रहमत है कि आप लोग जिस करप्शन के केस में आपके लीडर पकड़े गए, वो अपार्टमेंट तो अभी तक पाकिस्तान के पास आया नहीं, ना इमरान खान साहब उसको वापस ले सके। उसकी बेस पे आप ये गवर्नमेंट फाइन पे फाइन भरी जा रही है। कमाल का मूव आया भाई। अब जिन्हें आज तक ये समझ नहीं आई कि कोविड-19 का मतलब कोविड के 19 निकात नहीं है, वो एनआरओ की हिस्ट्री बता रहे हैं। चले मैं बता देता हूं कि एनआरओ क्या चीज है जिसे इस मुल्क की बर्बादी करार दिया जा रहा है और आज की अपोजिशन को उसका बेनिफिशियरी करार दिया जा रहा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर एनआरओ यानी कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस कहा गया था। यह 7 दफात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस था जिसका मकसद यह था कि कौमी मुफाहमत को फरोग दिया जाए और जो सियासी जमातें 90s की 90 की दहाई में आपस में लड़ती रही एक दूसरे के खिलाफ, जिन्होंने मुकदमात बनाए, वो सियासी इंतकाम उसकी रवायत का खात्मा किया जाए। उसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन के अमल को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो ये 6-7 निकात थे। इसमें उन तमाम मुकदमात को खत्म करने का ऐलान किया गया जो 1 जनवरी 1996 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे, जबकि इस कानून के तहत 8000 से ज्यादा मुकदमात भी खत्म किए गए। तो एनआरओ को इसके इजरा के तकरीबन 2 साल बाद 16 दिसंबर 2009 में चैलेंज कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने इसको कालदम करार दिया और इस कानून के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। तो इस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उन तमाम मुकदमात को खत्म करने का ऐलान किया गया जो 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे। ये 90s की दहाई और उससे अवाइल का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी सियासत में बहुत डार्क पॉलिटिक्स हुई, इसमें बहुत ही तारीख हिस्सा कहा जाता है। बहुत से मुकदमा सियासी इंतकाम की बुनियाद पर, सियासी यानी पॉलिटिकल राइवलरी पे दर्ज किए गए। 8000 से ज्यादा मुकदमा थे जो खत्म किए गए। 2007 में एनआरओ को उसके इजरा के बाद जो है 16 दिसंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने, जिसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस वक्त के वो हेड कर रहे थे, उन्होंने इसको कालदम करार दिया और तमाम मुकदमात को रिस्टोर कर दिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस ऑर्डिनेंस को मुफाद आमा और आइन के खिलाफ करार दिया था। मुकदमा दोबारा खुल गए। बेनजीर भुट्टो मरहूमा और उनकी जमात के दीगर सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों, जिनमें उनके शोहर आसिफ ज़रदारी भी शामिल थे, उनके खिलाफ 1986 से लेकर 1999 के दरमियान ढेरों मुकदमा दर्ज किए गए थे। तो एनआरओ से बहुत से लोगों ने फायदा उठाया। ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर था, सियासी हालात बड़े खराब थे, तो कहा गया कि जो मुकदमा सियासी बुनियादों पर है या किसी वजह से दर्ज किए गए जो पॉलिटिकल मुकदमात है वो खत्म कर दिए जाए। तो इसी कानून के तहत जब ये एनआरओ आया तो साबिक वज़ीर बेनजीर भुट्टो की मुल्क में वापसी मुमकिन हो चुकी थी। मुकदमात की मौजूदगी में बेनजीर भुट्टो शहीद और उनके साथी वतन वापस नहीं आ सकते थे, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें मुल्क की सियासत में वापस लाना चाहते थे क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल दबाव था, यानी आलमी सतह में बहुत दबाव था और वो चाहते थे कि उनके अपने मुल्क को और अपने आप को उस बड़े सियासी बहरान
और बैन अल-अक़वामी दबाव से महफूज रख सके। तो इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में पीपल पार्टी और बाज दीगर सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनों के अलावा बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात भी खारिज किए गए। इस कानून का नजायज फायदा सरकारी मुलाजमीन ने उठाया। तो जिन दीगर अफराद के खिलाफ इस एनआरओ के तहत मुकदमा खत्म किए गए उनमें बेनजीर भुट्टो के सुसर हाकिम अली जरदारी थे, एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन, साबिक गवर्नर इश्रतुल्लाबाद, फारूक सत्तार, फजलुर रहमान, रहमान मलिक, हुसैन हक्कानी, सुलेमान फारूकी, ये सब लोग शामिल थे। तो मुकदमा उस वक्त दोबारा खुल गए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को कालअदम करार दिया, लेकिन उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इस दुनिया में नहीं थी और आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के सदर बन चुके थे। तो उन्हें मिल गया एस्तेस्ना। तो उन्हें अदालत ने स्विस मुकदमा खोलने के लिए हुकूमत को कहा कि स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखे। तो पीपल पार्टी की आला सतह क़यादत ने कोर्ट का यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। सदर जरदारी पर मुकदमा खोलने के लिए स्विस अदालतों को खत लिखने से इनकार पर यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो हुकूमत से जाना पड़ा। तो अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने के तनाज़े पर एक वज़ीर-ए-आज़म फारग हुआ, अटॉर्नी जनरल गए, चेयरमैन नैब गए, सेक्रेटरी कानून गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी गए और कई लोग गए। तो ये है एनआरओ जो टोटल पॉलिटिकल मामलात को सेटल करने के लिए किया गया था। जैसे आज बहुत से मुकदमात हो रहे हैं, ये बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जिसमें नजर आता है कि इसमें पॉलिटिकल राइवलरी है या पर्सनल वेंडेटा है। तो कल को जब ये हुकूमत नहीं होगी तो लोग इस पे सवाल करेंगे और ये मुकदमा जो है वो मुतराजा आज ही है तो कल भी इस पे बात होगी। तो उस दौर में सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ किया गया था। ये वो एनआरओ है। आज इस एनआरओ की बात की जा रही है वो और है। वो खास सब कहते हैं कि मुकदमात के खासकर जो करप्शन के मुकदमात है उनसे निजात के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए पूरा बैकग्राउंड मैंने बता दिया है कि वो एनआरओ क्या था। वो कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस था जिसमें पूरी पॉलिटिकल क़यादत शामिल थी। आज भी जो कहा जाता है कि पूरी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठकर मुल्क के सियासी हालात को ठीक किया जाए और जो मुकदमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर है, गलत है, उन्हें खत्म किया जाए। इसलिए नेशनल डायलॉग की भी बात की जाती है जिसे बहुत से लोग नहीं मानते। वो समझते हैं कि नहीं ये हालात वाक़या नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे बात जो है वो बैठकर होनी है और मुल्क की पॉलिटिकल लीड को आप इस मामले से निकाल नहीं सकते। तो एनआरओ के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत का स्टांस है वो दुरुस्त नहीं है कि इसकी वजह से उस वक्त जो करप्शन के मुकदमात थे उनसे लोगों को फायदा मिला। फायदा जो मिला है वो जिन जिनकी हुकूमत थी उन्होंने अपने हिसाब से अपने मुकदमात को टेकअप किया होगा। लेकिन जो आज हुकूमत है 2-2.5 साल से मौजूद है, जिसके पास ये मौका है कि वो मुकदमात में से को दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, उनसे तो हो नहीं रहा। तो अब वो डाला जा रहा जी, चूंकि वो 13 साल पहले जो एनआरओ था उसकी वजह से सारे बच गए। तो मसला ये नहीं है कि 13 साल पहले सारे बच गए, मसला ये कि आज भी सियासत में वो लोग क्यों मौजूद है जो कि नापसंदीदा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा मुकदमे में आज रिमार्क्स दिया कि अगर इदारे कानून से मावरा काम करेंगे तो लोग भी हथियार उठा लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल से एक लापता शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, तो क्यों ना वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को जुर्माना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल से लापता शहरी की बाजियाबी का हुक्म देते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा ज़मीर हुसैन, साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ खां, साबिक आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हिदायत की कि 7 दिन में जवाब दें, फिर ना कहिएगा कि आपको सुना नहीं गया। नाअहली दिखाने पर 6-6 माह के लिए जेल भेजूंगा। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीर हुसैन ने कहा कि वो अगस्त 2016 से 2018 तक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं। अदालत ने उनसे कहा अगर आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी तो फिर इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। पुलिस या एजेंसीज काम नहीं करती तो क्या होगा? कोई दहशतगर्द भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अदालतों में पेश करे। इस केस की तो हिस्ट्री है। क्या हमने नहीं जवाब देना कि ये निजाम कैसा चलेगा? अगर ये चलता रहा तो एक दिन लोग अदालतों समेत सारे निजाम को आग लगा देंगे। अगर इदारे कानून से मावरा काम करेंगे तो लोग भी हथियार उठा लेंगे। अदालतों समेत सारे जवाबदेह, कोई काम नहीं करता तो वो इस अहदे का अहल नहीं। पुलिस फाइल देखी, आईजी से लेकर सब ने नाअहली दिखाई है। ये लापता शहरी की फैमिली खड़ी है। इसको क्या कहूं कि इदारे नाकाम हो गए? क्या सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला सिर्फ ओहदे एंजॉय करने के लिए होते हैं? पाकिस्तान की खिदमत कानून के मुताबिक ही होनी है, इससे बाहर कुछ नहीं। आपके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप उनसे पूछ नहीं सकते तो फिर कौन पूछेगा? अदालतों को बड़ा बुरा भला कहा जाता है। हम तो काम ना करने वाले जज के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं।
कोई दिफा हो, दाखिला हो, आईजी हो या जज काम नहीं कर सकता तो इस्तीफा देकर घर जाए। सेक्रेटरी बनते हुए दिल खुश होता है, लेकिन काम की बारी आए तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। एक मैसेज जाएगा, किसी को तो सजा होनी है, कहीं से तो काम शुरू होना है। छोटा सा इस्लामाबाद है, हर महीने 4-5 लोग लापता हो जाते हैं, उनसे यह भी हल नहीं हो रहा। अदालत के फैसलों के इन इदारों के सरबराहान के लिए संगीन असरात है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इदारे काम कर रहे हैं, शहीद भी उन्हीं के होते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की कि इस्लामाबाद में लापता अफराद के 43 केसेस जेर इल्तवा है। जस्टिस मुख्तार हसन कियानी ने रिमार्क दिया कि जबरी गुमशुदगी कमीशन भी एक मजाक है, वो एजेंसी से मिलकर काम करता है, लेकिन लापता अफराद का कमीशन मतलूबा रिजल्ट नहीं दे सका। 5-5 साल केस पड़े रहते। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा से जवाब तलब करते हुए फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।